चकवाल से कोई 40 किलोमीटर शुमाल मशरिक की तरफ जाएं तो एक छोटा सा खामोश गांव आता है जिसका नाम जिंदावान है। बहुत कम लोगों को पता है कि इस गांव के कब्रिस्तान में एक ऐसी कब्र है जिसमें लेटे इंसान ने तने तनहा पाकिस्तान का परचम बैनुल अक़वामी सतह पर एक बार नहीं बल्कि बार बार बुलंद किया। दोस्तों, अब्दुल खालिक को बचपन ही से भागने का जुनून था। एक बार पाकिस्तान आर्मी के ब्रिगेडियर रोदम ने उसकी कबड्डी और रेस का मुकाबला देखा तो उसे आर्मी में जवानों की ट्रेनिंग पर आमादा किया। ये काम उसने आखिर दम तक बखूबी निभाया और बेशुमार मायानाज एथलीट्स पाक आर्मी को दिए। वो पाक आर्मी में सूबेदार खालिक के नाम से मशहूर था। इस अकेले एथलीट ने नेशनल गेम्स में 100 सोने के तमगे और इंटरनेशनल मुकाबलों में 26 गोल्ड, 16 सिल्वर और बेशुमार ब्रोंज मेडल जीते। 1954 में जो मनीला एशियन गेम्स हुई थी उनमें ना सिर्फ गोल्ड मेडल जीता बल्कि 10.6 सेकंड में 100 मीटर का नया रिकॉर्ड भी बना दिया। इससे पहले यह रिकॉर्ड एक इंडियन एथलीट के पास था। इसकी इस शानदार कामयाबी पर जवाहरलाल नेहरू ने उसे फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया यानी एशिया का परिंदा का खिताब दिया। 1958 में टोक्यो की एशियन गेम्स हो, 1956 की मेलबर्न ओलंपिक्स हो या 1960 की रोम ओलंपिक्स, सूबेदार खालिक 100 मीटर में गोल्ड मेडल जीत कर लाया। 1958 में एशियन गेम्स के बाद इंडिया के बहुत बड़े एथलीट जिनका नाम मिल्खा सिंह है, वो पहली बार मंजर आम पर आए। नेशनल लेवल पर इसका खूब नाम था मगर सूबेदार खालिक ने उसे कोई अहमियत ना दी। उस वक्त अब्दुल खालिक का तूती सर चढ़कर बोलता था। 200 मीटर की रेस का इख्तिताम बहुत ड्रामाई था जिसके नतीजे का ऐलान भी बहुत देर में हुआ। मिल्खा और खालिक बराबर थे। आखिर बहुत सारे जावियों से तस्वीरें देखने और एक्सपर्ट्स के मशवरों के बाद मिल्खा सिंह 21.6 सेकंड को गोल्ड और अब्दुल खालिक को 21.7 सेकंड के साथ सिल्वर मेडल दिया गया। इस मुकाबले के बाद इन दोनों खिलाड़ियों का अगला मुकाबला बहुत अहमियत इख्तियार कर गया। 1960 में सदर अयूब खान ने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में नरमी लाने के लिए लाहौर में इंडो पाक गेम्स का इनेकाद किया। यूं तो लातादाद इवेंट्स में बेशुमार एथलीट्स मैदान में उतरे मगर सबकी नज़रें 200 मीटर के मुकाबले पर लगी थीं जिसमें इंडिया की तरफ से मिल्खा सिंह और पाकिस्तान की तरफ से अब्दुल खालिक की दौड़ होना थी। खेलों का आखिरी दिन था। सदर साहब खुद ये मुकाबला देखने और इनामात तकसीम करने स्टेडियम आए थे। लोगों का जोश दीदनी था। स्टेडियम कचाकच भरा हुआ था और कान पड़ी आवाज़ सुनाई न देती थी। लोग गले फाड़ फाड़ कर अपने अपने वतन के इन एथलीट्स के लिए नारेबाजी कर रहे थे और शायद बॉर्डर के दोनों तरफ बाकी करोड़ों लोग भी जज्बात की इस गर्मी को महसूस कर रहे थे। हर घर में और हर दुकान पर रेडियो ऑन था। इस जज्बाती फजा में रेफरी ने पिस्टल फजा में बुलंद किया और रेस का आगाज हो गया। 20 सेकंड की एक रेस के लिए ऐसा माहौल पहले कभी ना देखा गया था। अब्दुल खालिक पाकिस्तान का फेवरेट था तो मिल्खा सिंह इंडियंस का फेवरेट था। दोनों में अपने वतन का परचम बुलंद करने की धुन सवार थी मगर मुकाबले के दो फाते तो नहीं हो सकते थे। बारतौर किसी एक ही ने जीतना था और वो खुशकिस्मत मिल्खा सिंह निकला। किस्मत की देवी उस दिन उस पर मेहरबान थी और वो आखिरी सेकंड के में अब्दुल खालिक को पीछे छोड़ता हुआ रेस जीत गया। उस दिन सदर अयूब खान ने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिंह का खिताब दिया जो वो हमेशा हर इंटरव्यू में फख्र से बताता रहा। अब्दुल खालिक अवाम का मुजरिम ठहरा। करोड़ों दिलों को तोड़ने का सदमा उसने दिल पर ले लिया और इस गेम के बाद वो अंधेरों में गुम हो गया। उसने 1971 की जंग में भी हिस्सा लिया और जंगी कैदी बना। बॉर्डर के उस पार भी उसकी बहुत इज्जत थी। इंदिरा गांधी ने खुसूसी तौर पर उसकी रिहाई का बंदोबस्त किया मगर इस गयूर एथलीट ने इनकार कर दिया और कहा कि वो अपने बाकी साथियों के साथ ही वापस जाएगा। 1988 में रावलपिंडी में उसका इंतकाल हो गया। न टेलीविजन पर खबर चली, न किसी शोक का ऐलान हुआ। बस अखबार के अंदरूनी सफ़े पर एक छोटी सी कॉलमी खबर थी और 100 मीटर रेस का एक दरख्शां बाब बंद हो गया। 1960 में सूबेदार खालिक के हारने की कई वजूह थीं। वो बुनियादी तौर पर 100 मीटर का चैंपियन था और मिल्खा सिंह 200 मीटर का। यानी ऐनी शाहिदीन ये भी बताते हैं कि पहले 100 मीटर में अब्दुल खालिक ही आगे था मगर अगले 100 मीटर में वो अपनी रफ्तार बरकरार ना रख सका। होम ग्राउंड और होम क्राउड का प्रेशर मेहमान की निस्बत मेज़बान पर हमेशा ज़्यादा होता है। मिल्खा सिंह इसका फ़ायदा उठाकर तारीख में अपना नाम लिखवाने में कामयाब हो गया। 5 दहाइयों बाद राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने मिल्खा सिंह पर एक फिल्म भी बनाई जो बायोपिक थी और सुपर हिट थी।
مہرا نے اپنے 50 سال پرانے ہیرو کو دوبارہ زندہ کر دیا اور پورے ہندوستان میں ایک بار پھر ملکھا سنگھ کا نام گونج اٹھا۔ ہمارے یہاں اپنے ہیروز کو خراج تحسین پیش کرنے کا رواج کبھی رہا ہی نہیں۔ 1958 سے 1964 کے درمیان ملکھا سنگھ نے صرف 5 انٹرنیشنل گولڈ جیتے اور عبد الخالق نے 34، مگر پھر بھی اسے اتنی پذیرائی کبھی نہ ملی جو بھارت میں ملکھا سنگھ کو ملی۔ امید کی جا سکتی ہے کہ کبھی وقت بدلے گا، کوئی فلم میکر اپنے اس گمنام ہیرو کو خراج عقیدت پیش کرے گا اور نئی نسل کو اس کے کارناموں سے روشناس کرائے گا۔ انسان بھلے 100 بار جیتتا رہا ہو، مگر کئی مقابلے ایسے ہوتے ہیں جن میں اس کی ایک ہار گائیڈڈ میزائل کی طرح ہوتی ہے اور پھر زندگی بھر اس کا پیچھا کرتی رہتی ہے۔ صوبیدار خالق بھی اسی گائیڈڈ میزائل کا شکار ہو گیا۔